हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्मे ई क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, नीड क्या है, मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग के वेरियस ऑब्जेक्टिव क्या थे, किस पर्पस को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग का सहारा लिया जाता है, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में अपना डिस्कस किया। आज हम अकाउंटिंग से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से रिलेटेड सेकंड लेक्चर आपके सामने रखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। साथ में डिस्कस करेंगे वेरियस यूजर कौन कौन है, व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम अपनी इस क्लास में इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। नॉर्मली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है उनको ये लगता है ये तीन के तीन वर्ड एक जैसे हैं, साइनोनिम्स हैं एक दूसरे के, लेकिन वास्तविकता में ये तीन के तीन अलग होते हैं। फर्स्ट डिस्कस किया हमने बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कहते हैं पुस्तकालय को, हिंदी में अगर मैं बात करूं, बुक कीपिंग का मतलब बुक्स को मेंटेन करना। बुक कीपिंग ये क्या होती है, प्राइमरी स्टेज है, जहां पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। आइडेंटिफाई करने का रीजन क्या है, हमें ये देखना है कि ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। मॉनेटरी मींस वो फाइनेंशियल नेचर की है या नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, हमें ये चेक करना है। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है जिन्हें हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। तो बुक कीपिंग में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मॉनेटरी नेचर की है या नॉन मॉनेटरी। अगर वो नॉन मॉनेटरी नेचर की है तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो मॉनेटरी नेचर की है तो वो आगे कंटिन्यू चलेगी। तो पहला काम, फर्स्ट स्टेप जो है बुक कीपिंग का, वो क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या किया जाता है, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। उसे मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मेजर किया जाता है कि उसकी मनी में कितनी वैल्यू है। देन रिकॉर्ड इन प्राइमरी बुक्स लाइक जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होगी, उसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जो हमारी प्राइमरी बुक्स का सेट है, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसे कहां रिकॉर्ड करना है, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। देन पोस्टिंग टू लेजर। ये जो काम है कहां पर किया जाता है, बुक कीपिंग के अंदर किया जाता है। यानी बुक कीपिंग के अंदर 4 स्टेप्स को फॉलो किया, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शन को मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में, और ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर देना लेजर में। ये काम बुक कीपिंग के अंदर आता है। कौन करता है बुक कीपिंग को, जूनियर स्टाफ करता है, जूनियर स्टाफ। नंबर 2, नॉलेज कैसी होगी उनकी, लेस नॉलेज, उनकी नॉलेज जो होती है वो कम होती है। और ये जो बुक कीपिंग का वर्क है ये रूटीन वर्क है, रेगुलर नेचर का है, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेली होनी है। डेली होगी तो उनको मेजर भी किया जाएगा, मेजर करेंगे तो उसको क्या करना है, हमें रिकॉर्ड भी करना है। ये काम रूटीन का है, बार बार होने वाला काम है। इसमें किसी स्पेशल स्किल का होना, स्पेशल क्वालिटी का होना, स्पेशल एजुकेशन का होना जरूरी नहीं है। आपका कोई भी जूनियर स्टाफ मेंबर जो है वो इस काम को क्या कर सकता है, अपने रिकॉर्ड्स बनाने में कर सकता है। तो बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की और पोस्टिंग करने की। बात करते हैं अकाउंटिंग की, सेकंड टर्म अकाउंटिंग। जहां पर बुक कीपिंग का एंड हुआ वहां पर स्टार्ट हुई अकाउंटिंग। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगी वहीं पे स्टार्ट होती है क्या, हमारी अकाउंटिंग। बुक कीपिंग कहां पे खत्म हुई, लेजर पे। तो डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग के अंदर
जो सीनियर स्टाफ है उसका रोल बढ़ जाता है। अकाउंटिंग कौन करता है? सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज क्या थी हमारी? बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? सेकेंडरी स्टेज है, जिसे कौन करता है? सीनियर स्टाफ करता है, यानी सीनियर स्टाफ मेंबर करेंगे। अगर सीनियर स्टाफ है तो नॉलेज का लेवल कैसा होगा बताइए? नॉलेज लेवल हाई होगा, स्पेशल स्किल्स होंगी। नॉलेज हाई है तो स्किल्स भी कैसी होंगी? स्पेशल होंगी। कहां पर स्टार्ट होता है? जहां पर बुक कीपिंग का क्या हुआ था? एंड हुआ था। यानी कि बुक अकाउंटिंग के अंदर जो पहला स्टेप है वो क्या होता है? समराइजिंग करना, समराइजिंग द रिकॉर्ड्स, बुक्स। जो हमने लेजर बनाए हैं उन सब की समरी तैयार करना अकाउंटिंग का एक पार्ट है। उसके बाद कैलकुलेट रिजल्ट। रिजल्ट मींस नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, पोजीशन। पोजीशन का मतलब असेट्स कितनी की हैं, लायबिलिटीज कितनी की, ये सारी बातें अकाउंटिंग के अंदर कैलकुलेट की जाती हैं। जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारी पोजीशन कैसी है, असेट्स कितनी की है, लायबिलिटीज कितनी की है, तो इसको क्या किया जाता है? कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट टू इंटरेस्टिंग पार्टीज। जो यूजर्स है, पार्टीज को हम नाम देंगे यूजर्स का। अभी डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि यूजर कौन होते हैं। तो जब हमारे पास रिजल्ट आ गया उसको हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं जो इसके यूजर हैं, इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं, उनके साथ। तो ये जो स्टेप है ये सारा का सारा कहां पे होता है? अकाउंटिंग के अंदर आता है। बुक कीपिंग में 4 स्टेप्स आए। क्या क्या? हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि वो मॉनेटरी नेचर के नहीं है, उसको कन्वर्ट किया मनी की फॉर्म में, उसको रिकॉर्ड किया प्राइमरी बुक्स में, जनरल सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद हमने उसको पोस्ट कर दिया लेजर। लेजर पोस्टिंग करने के बाद स्टार्ट हुआ अकाउंटिंग का काम। अकाउंटिंग स्टेज सेकेंडरी स्टेज थी, यहां पर सबसे पहले होती है समराइजिंग। समराइजिंग की जाएगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। कैलकुलेट किया रिजल्ट फाइनल अकाउंट्स में। रिजल्ट कहां पे फाइंड आउट किया जाता है? फाइनल अकाउंट्स में, जो हमारे फाइनल अकाउंट्स है वहां पर। उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया उसको हमने कम्युनिकेट किया जो हमारे यूजर है, इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं, उनके साथ डिस्कस किया फ्यूचर के लिए। तो ये काम किसका है? अकाउंटिंग का। तो इसकी क्वालिटी बताई हमने, कौन करेगा? सीनियर स्टाफ करेगा, जो सीनियर एम्प्लॉइज हैं, सीनियर स्टाफ मेंबर है वो करेंगे। नॉलेज लेवल उनका एज कंपेयर टू जूनियर स्टाफ ज्यादा होगा, उनके पास जो स्किल्स है वो हाई होगी, एनालिटिकल स्किल्स जो होती है जो रिक्वायर्ड है वो सब उनके पास होंगी। इसके बाद थर्ड जो टर्म है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी गाइडलाइंस का काम करती है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, मेथड्स कह सकते हो, टेक्निक्स कह सकते हो, जो हमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को करने में हेल्प करती है। हमें मतलब जो हमारा जूनियर स्टाफ है, जूनियर स्टाफ है या फिर सीनियर स्टाफ है। जूनियर स्टाफ क्या कर रहा है? बुक कीपिंग कर रहा है। सीनियर स्टाफ क्या कर रहा है? अकाउंटिंग कर रहा है। इसने भी रिकॉर्ड बनाने हैं, इसने भी रिकॉर्ड बनाने हैं, तो इन दोनों ने जो रिकॉर्ड बनाने हैं वो किन रूल्स के बेस पे बनाएंगे, किस चीज को कैसे लिखना है, कहां पे किस अकाउंट में लिखना है, वो रूल्स प्रिंसिपल्स टेक्निक्स वो सारी की सारी हमारे को कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताता है। अगर आपने नोट किया हो आपकी बुक का नाम अकाउंटेंसी है, जो हमारे को गाइडलाइंस दे रही है कि किसका क्या फॉर्मेट है, कौन से रूल के बेस पे आप फॉर्मेट बनाओगे, डेबिट में क्या लिखोगे, क्रेडिट में क्या लिखोगे, मार्गदर्शन करेगा, मेथड तरीका बताएगा। यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग टोटली डिपेंड करती है अकाउंटेंसी के ऊपर। क्लियर है? तो आपको क्लियर होगा बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। डिफरेंस की बात करते हैं वन बाय वन में। डिफरेंस क्या है? पहले बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में।
इन दो में क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इनमें क्या डिफरेंस है? अपन इसको बाद में देखते हैं। नंबर 1, ये कौन सी स्टेज है? प्राइमरी स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? सेकेंडरी। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगी वहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2, कौन करता है इसको? जूनियर स्टाफ करता है। इसको कौन करता है? सीनियर स्टाफ करता है। नंबर 3, ये रूटीन वर्क है, रेगुलर वर्क है, यानी कि बार बार होने वाला काम है। ये स्पेसिफिक टाइम में किया जाता है। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट हो गई, जैसे एट द एंड ऑफ ईयर हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद हमें समरी चाहिए तो हम निकालते हैं, डिसीजन लेना है तो वहां पर ये तैयार किया जाता है। नंबर 4, नॉलेज कैसी है? लेस। इनका नॉलेज लेवल क्या है? लेस है, कम है, लो है। और इनका नॉलेज लेवल क्या है? हाई है। इनको स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, किसी स्पेशल स्किल का होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनको स्पेशल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल का होना जरूरी है। और नॉर्मल सी बात है, जब ये सीनियर स्टाफ का तो उसको ये वर्क पता होगा, इस वर्क के बारे में पता होगा कि ये वर्क क्या है, कैसे काम करना है, इनको इस चीज की नॉलेज होगी। तो ये क्या है? बुक कीपिंग है, ये अकाउंटिंग। इसके अंदर क्या स्टेप है? 4 स्टेप हमने डिस्कस किए। आइडेंटिफाई करना, कन्वर्ट करना मनी की फॉर्म में, जर्नल के अंदर पोस्टिंग करना, जर्नल में रिकॉर्ड करना, और पोस्टिंग करना लेजर के अंदर। ये 4 स्टेप यहां पर फॉलो किए जाते हैं। अकाउंटिंग के अंदर क्या किया? समरी तैयार करना, समराइज करना, इसके बाद सेकंड पे रिजल्ट निकालना, और देन कम्युनिकेट करना। ये काम किसके अंदर किया जाता है? अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। बुक कीपिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। और अकाउंटिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है? डिफरेंस की बात करते हैं, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मली अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में 2 to 3 डिफरेंस ही होते हैं। अकाउंटिंग किस पे डिपेंड करता है? अकाउंटिंग किस पर डिपेंड करता है? बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि अकाउंटेंसी के ऊपर दोनों ही डिपेंड करते हैं। ठीक है? अकाउंटिंग के अंदर हमारा पर्पस जो है वो क्या होता है? रिजल्ट को फाइंड आउट करना, समरी तैयार करना और कम्युनिकेशन करना। अकाउंटेंसी का पर्पस क्या है? हमारा रूल्स रेगुलेशंस को जानना, मेथड्स को जानना, जो क्या करेगा? हेल्प करेगा इन चीजों को, रिकॉर्ड को मेंटेन करने में। क्लियर है? ये कुछ एक दो डिफरेंस हैं हमारे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर हो गई तीनों चीजें? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस कह सकते हो आप। पुराने टाइम में क्या था? अकाउंट एक अकेला कंसेप्ट हुआ करता था, यानी कि अकाउंटिंग का मतलब होता था कि आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सारा काम एक ही पर्सन कर रहा होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड हुआ, टाइम चेंज हुआ, तो अकाउंट की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हुई, यानी कि अब अकाउंट की ब्रांचेस बनाई गई। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल, वित्तीय लेखांकन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या काम करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है, बिजनेसमैन को हेल्प करती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने में, बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी जानने में, बिजनेस को प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिजनेस को लॉस कितना हो रहा है, पोजीशन कैसी है, ये सब जानने के लिए बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सहारा लेता है। यानी कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन,
ये जानने के लिए किसका सहारा ले रहा है, अकाउंटिंग का सहारा ले रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सहारा ले रहा है। क्लियर? प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। पोजीशन का मतलब असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये सब जानने के लिए वो क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सहारा लेता है। बात करते हैं सेकंड ब्रांच का, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना होगा। एक बिजनेस में कई तरह की कॉस्ट होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन टारगेट क्या होता है, एक बिजनेस से जुड़ी हुई अलग अलग तरह की अलग अलग कॉस्ट को फाइंड आउट करना। जैसे पर यूनिट कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जॉब कॉस्ट क्या है। ये कुछ टाइप मैंने आपको बताए हैं कि कॉस्ट से रिलेटेड है। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब ये, मान लिया मैं ये मार्कर बना रहा हूं तो एक मार्कर को बनाने की मेरी लागत कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट। मैंने 1000 मार्कर बनाए तो उनकी लागत कितनी है, उनकी कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या है, जो फिक्स है, चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 10 यूनिट बनाओ, चाहे 1000 यूनिट बनाओ, वो फिक्स है। जैसे कि रेंट, सपोज मैंने ये कमरा जो है, रूम जो है किराए पे ले रखा है, इस कमरे में मैं चाहे 1 मार्कर बनाऊं, चाहे 10 बनाऊं, चाहे 15 बनाऊं, इस कमरे का रेंट अगर 10,000 है तो 10 ही रहने वाला है। तो वो कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो चेंज होती रहती है। 1 बनाया तो कॉस्ट लगाई, 2 बनाया तो डबल होगी, 3 बनाया तो ट्रिपल होगी। 1 मार्कर पर अगर बनाने में 5 रुपीज मटेरियल लग रहा है तो 2 बनाने में कितना लगा, 10, 3 बनाने में 15, तो वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो एक लिमिट तक तो फिक्स चलती है, उसके बाद वो क्या होना शुरू रहती है, इंक्रीज होना शुरू रहती है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा या टेलीफोन बिल देखी होगी, उनमें क्या होता है, एक नंबर ऑफ यूनिट तक आपका रेट फिक्स होता है, उसके बाद यूनिट अगर इंक्रीज हुई तो रेट भी इंक्रीज होना शुरू हो गया, उसके बाद और हुई तो फिर रेट इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो वो कौन सी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। जो कॉस्ट आपको कभी रिपेयर सेंटर पे जाओ, मोबाइल रिपेयर पे चले जाओ या कहीं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे चले जाओ जहाँ पे रिपेयर करवाने जा रहे, तो वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एक जॉब कार्ड फिल करके देते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिपेयर करने में आपने क्या वर्क किया, वो जॉब कॉस्टिंग है। तो ये वेरियस टाइप की जो कॉस्ट है, इनका मेन पर्पस क्या है, कॉस्ट फाइंड आउट करना। और ये कौन सी ब्रांच के अंदर आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। नंबर 3 आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज के टाइम में एक बिजनेस के अंदर एक अपना एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, बिजनेस को अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज प्रोवाइड करता है, अच्छी अच्छी पॉलिसी बना के देता है, क्योंकि बिजनेस सक्सेस करने में एम्प्लॉइज का, पॉलिसीज का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये क्या करती है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए जो वहाँ के मैनेजर्स हैं, जो वहाँ के ओनर हैं, उनके साथ बैठ के अच्छी बेटर पॉलिसीज बनाती हैं, टेक्निक्स बताती हैं, मेथड्स बता रहे हैं, उनको फिक्स करते हैं जो बिजनेस को आने वाले टाइम में ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। तो ये सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। नंबर 4 टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स एक बिजनेस से रिलेटेड वेरियस टाइप के जो टैक्स है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे पहले टाइम में क्या था, अगर मैं 1-2 साल पुरानी बातें करूं तो पहले क्या होता था, वैट लगता था, ठीक है, सर्विस टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी थी, इंपोर्ट ड्यूटी थी, ऑक्ट्रॉय होता था। ये वेरियस टाइप के टैक्सेस हैं जो लगते थे। लेकिन प्रेजेंट में एक ही टैक्स लग रहा है हमारा, वो मेन तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ऐसे ही इनकम टैक्स है जो इंडिविजुअल इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है, बिजनेस इनकम के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मेन पर्पस क्या है टैक्स अकाउंटिंग का, एक बिजनेस से जुड़े हुए टैक्स कितने हैं, कितनी अमाउंट पे की है, कितनी कलेक्ट हुई है, ये टैक्स से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, टैक्स अकाउंटिंग। और लास्ट जो है हमारा 5th सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
लास्ट ब्रांच जो है हमारे यहाँ पर आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक बिजनेस जो होता है वो एक्सपेंड होता है, ग्रोथ करता है एक सोसाइटी के अंदर। बिजनेस को सोसाइटी में सेट किया जाता है, वहां पर वो मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाता है और उस रेपुटेशन के बेस पे वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो उस बिजनेस के, उस सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है। बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाना, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाना, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये जो अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चेक कर रही होती है कि क्या एक बिजनेस अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन फेवर ऑफ सोसाइटी है या नहीं है, सोसाइटी को ध्यान में रख के फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये काम किसका है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। तो आई होप क्लियर होंगी आपको चीजें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प कर रही है आपको बिजनेस की पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को जानने में। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प कर रही है आपको वेरियस टाइप की कॉस्ट फाइंड आउट करने में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको हेल्प कर रही है वेरियस पॉलिसीज डिटरमाइन करने में, प्लानिंग करने में। टैक्स अकाउंटिंग आपको हेल्प कर रही है वेरियस टैक्स कैलकुलेट करने में। और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो आपको हेल्प कर रही है एक बिजनेस से जुड़ी हुई वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में, उनको चेक करने में। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वेरियस यूजर्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग में जो रिजल्ट आता है उसको क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो वेरियस यूजर और इंटरेस्टिंग पार्टीज रिलेटेड टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन से यूजर हैं, कौन कौन हमारी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बिजनेस में दो तरह के यूजर होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर और सेकंड होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल का मतलब जो बिजनेस के अंदर है। सपोज ये हमारा कोई बिजनेस है, तो यहां जो पर्सन अवेलेबल है वो कौन से हैं, इंटरनल। और जो बिजनेस के बाहर हैं ये जो है ये कौन से हैं, एक्सटर्नल। तो ये दोनों ही पर्सन, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, क्या कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। सपोज ए जो है एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट आ गया, उसको क्या मिल गया, एक रिपोर्ट कार्ड मिल गया जिसमें उसके क्या लिखे हुए हैं, स्कोर लिखे हुए हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है ये, इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। उसमें उसको ये पता है मेरा रिजल्ट क्या है। तो स्कूल जो है एक हम बिजनेस ट्रीट कर लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हम एज ए बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं उसको। तो स्कूल में क्या है, दो तरह के यूजर हैं, एक इंटरनल है, दूसरे क्या है, एक्सटर्नल। आपके इस रिपोर्ट कार्ड को कौन कौन यूज करेगा, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। आपके रिपोर्ट कार्ड को टीचर्स यूज कर रहे हैं जो स्कूल में अवेलेबल है, ओनर जो स्कूल का ओनर है वो यूज कर रहा है, मैनेजर जो है वहां पर वो यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल जो है वो यूज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पे कौन यूज कर रहा है, आपके कॉम्पिटिटर, आपके रिलेटिव, अदर स्कूल, रिसर्चर, फ्रेंड्स, पेरेंट, ये सारे क्या कर रहे हैं, आपके रिपोर्ट कार्ड को यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। तो हम सेम ऐसे ही बिजनेस में भी दो तरह के यूजर हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं वो। आई थिंक क्लियर होगा वैसे तो आपको आइडिया इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है आपके रिपोर्ट कार्ड के बेस पे। फिर भी हम बिजनेस के अकाउंट के व्यू से एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि इंटरनल पे कौन आएगा, एक्सटर्नल पे कौन आएगा। एक बार देखें इसे। इंटरनल के अंदर सबसे पहले आता है ओनर। एक ओनर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है। पैसा लगाने से पहले हर बिजनेसमैन ये सोचता है कि जिस बिजनेस में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उससे आने वाले टाइम में मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा।
इस पर्पज से वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो जो उसे कब पता लगेगा ग्रोथ का कि मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, जब उसको सामने क्या आ जाएगी, सारी सारी रिपोर्ट आ जाएगी, उसे पता लग जाएगा सेल कितनी हुई, प्रॉफिट कितनी है, ये सारी बातें। क्योंकि अगर उसे प्रॉफिट लगेगा बिजनेस में हो रहा है तो वो बिजनेस के साथ कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, बिजनेस को बीच में बंद करने की कोशिश करेगा, नंबर 1। नंबर 2, उन चीजों को दूर करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से उसे लॉस हो रहा है। उसे ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? अपने जो अकाउंट्स हैं, जो उसके रिकॉर्ड हैं, उनसे मिलेगी। तो इसलिए वो क्या कर होता है, इन इंफॉर्मेशन को यूज कर होता है। दूसरा होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या करना होता है, बिजनेस को कंटिन्यू करना होता है, चलाना होता है, ठीक है। तो वो भी क्या कर होती है, इन इंफॉर्मेशन को यूज करती होती है, क्योंकि फर्दर फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग जो बनानी है, पॉलिसीज जो बनानी है, डिसीजन जो लेने हैं, वो क्या करती है, इन्हीं रिकॉर्ड्स को लेती है। आज मेरी सेल 1 लाख की हुई, आने वाले टाइम में 2 लाख की कैसे होगी, इस साल 50,000 का खर्चा हुआ, आने वाले टाइम में खर्चे को कम कैसे किया जाए, ऐसे डिसीजन, डिविडेंड देना है, ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको देख के ही लिए रहते हैं। एम्प्लॉइज आपका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जो बिजनेस के अंदर के एम्प्लॉय है, इंटरनल का पार्ट है, बिजनेस के बाहर के एम्प्लॉइज हैं, दूसरी फर्म के एम्प्लॉइज, वो एक्सटर्नल कंसीडर कर सकते हो। एम्प्लॉइज भी ये देख रहे होते हैं कि बिजनेस को फायदा होगा तो हमें क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ज्यादा सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, हमारे को कमीशन मिलेगा। इन चीजों को ध्यान में रख के वो भी नजर रखते हैं बिजनेस के रिपोर्ट्स पे, बिजनेस की रिपोर्ट्स पे जो साल के एंड में प्रोड्यूस होती हैं। तो ये भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल कौन है? नंबर 1, पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे होते हैं। अगर एक बिजनेस ग्रोथ कर रहा होता है तो कोई भी पर्सन उस बिजनेस में पैसा लगाने की सोचेगा, लेकिन अगर एक बिजनेस ग्रोथ ही नहीं कर रहा, फेल है, लॉस हो रहा है, तो पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो उसे कैसे पता लगेगा? बिजनेस में आके थोड़ी ना पता लगेगा, बिजनेस के रिकॉर्ड्स को देख के पता लगेगा, बिजनेस की जो वैल्यूज हैं उनको देख के पता लगेगा। नंबर 2, गवर्नमेंट की भी हमारे बिजनेस के ऊपर नजर रख रही होती है, इलीगल वर्क तो नहीं कर रहा, टाइम पे टैक्स दे रहा है, नहीं दे रहा, ठीक है, सब्सिडीज यूटिलाइज कर रहा है, ग्रांट्स यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी बातें गवर्नमेंट भी देख रही होती है। कॉम्पिटिटर्स ये देख रहे होते हैं कि भाई फलाने का बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हमारा बिजनेस तरक्की नहीं कर रहा, तो इसका पीछे रीजन क्या है? तो वो हर टाइम पहली नजर जो है अपनी हमारे रिपोर्ट्स पे बना के रख रहे होते हैं, जो हम पॉलिसी बना रहे होते हैं उनको चेक कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने बिजनेस में उन चीजों को क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। नंबर 4, पब्लिक ये देख रही होती है कि जो उन्हें प्रोडक्ट मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, उन्हें अच्छा प्रोडक्ट फेयर रेट पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, एनवायरनमेंट को पोल्यूट तो नहीं कर रही, ये सारी बातें चेक कर रहा होता है बिजनेस, जो पब्लिक है बिजनेस से रिलेटेड। क्योंकि अगर बिजनेस से पब्लिक को नुकसान हो रहा होगा तो बिजनेस ज्यादा टाइम तक मार्केट में टिक नहीं पाएगा। इसके बाद रिसर्चर्स क्या करते हैं, रिसर्च का काम कर रहे होते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि जो बिजनेस प्रोडक्ट बना रहा है उसमें कितने बदलाव की जरूरत है, कितना चेंजेस करें, मार्केट में डिमांड क्या चल रही है। आप देखते हो डेली कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट आता है, एक नाम से प्रोडक्ट चल रहा है, अगली बार उसकी शेप चेंज कर दी जाती है, उसके में थोड़ा कुछ नया टेस्ट डाल दिया जाता है, ताकि पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलता रहे। तो वो ये चीजें चेक कर लेते हैं। देन रिसर्चर्स के अलावा आपके और कौन लोग हो सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज। अभी बताया वो ये देखना चाहते हैं टाइम पे टैक्स पे हो रहा है या नहीं हो रहा, टैक्स अथॉरिटीज भी आपके क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। लेंडर्स, मनी लेंडर और क्रेडिटर्स, दो की बात करेंगे। मनी लेंडर वो लोग होते हैं जो फाइनेंस देने का काम करते हैं, ऋणदाता जो हमारे को पैसा देते हैं, क्योंकि बिजनेस में हर किसी का अपना पैसा तो लगा नहीं होता, मार्केट से भी लोग लेके लगाते हैं। तो ये मनी लेंडर क्या होते हैं, हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं। और कोई भी मनी लेंडर उस बिजनेस को फाइनेंस देने का काम करेगा, उस बिजनेस को फाइनेंस देना चाहता है जहां पर उसका पैसा सेफ है, सिक्योर है, टाइम पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर कल को बिजनेस बंद होने लगे तो उसका पैसा रिकवर हो जाए। तो मनी लेंडर भी देख रहे होते हैं इस बिजनेस की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, कर्जा कितना है इसके सिर पे, बिजनेस के प्रॉफिट कितने ज्यादा हो रहे हैं,
की फैसिलिटी, कच्चा माल रॉ मटेरियल जो है कुछ टाइम के लिए उधार दे देते हैं, तो ये भी उसी बिजनेस को देना पसंद करेंगे जिसकी पोजीशन अच्छी होगी, अदरवाइज ये भी नहीं देंगे। तो ये यूजर हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसी ना किसी तरह यूज कर रहे हैं। हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, देख रहा है अपने बेनिफिट के पर्पज से। क्लियर है? तो दो तरह के यूजर हमने डिस्कस किए, एक इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल। क्लियर? डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वेरियस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं उनके बनाने के क्या तो बेनिफिट है और क्या ड्रॉबैक्स है, क्या लिमिटेशंस है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स की क्या बेनिफिट हैं, क्या कमियां हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले हमने जो रिकॉर्ड बनाए हैं उनको बनाने से हमें कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाते हैं। अब हमारे पास हर चीज का पूरा रिकॉर्ड है, सीक्वेंस वाइज है, डेट वाइज है, एक ही प्लेस पे है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है अकाउंटिंग का। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स, जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग हमें हेल्प प्रोवाइड करती है टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें एट द एंड ऑफ द सेशन पता लग जाती है। नंबर 3, टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की असेट कितनी है, बिजनेस के सिर पे कर्जा कितना है, लायबिलिटीज कितनी है, ये इंफॉर्मेशन भी हमें कहां से मिल जाती है? जब रिकॉर्ड बनाते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्रोवाइड हो जाती है। नंबर 4, अकाउंट हमें हेल्प करेगा प्लानिंग करने में। फ्यूचर से रिलेटेड अगर हमें प्लानिंग करनी है वो करने में हेल्प मिल जाएगी। कंट्रोल करने में, बिजनेस को कंट्रोल करना है, खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना है, इनकम्स को बढ़ाना है, सेल को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो वो पॉलिसीज बनाने में, कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। हेल्प मिलेगी हमें डिसीजन लेने में, डिसीजन जो हमें लेना है, डिसीजन कैसे ले सकते हैं हम, ये हमें यहां से पता लगने वाला है। इसके अलावा हमारे को अकाउंट्स के बेस पे जो रिकॉर्ड बनाए हैं उनको हम लीगल एविडेंस के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी दूसरे को दिखाने हैं जरूरत पड़ने पे तो इन रिकॉर्ड्स को लीगल मैटर्स में हम यूज कर सकते हैं। प्रूफ है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड हम बना रहे हैं एविडेंस होते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बिल होंगे, वाउचर्स होंगे, हर चीज का रिकॉर्ड होगा, तो अगर जरूरत पड़ी तो लीगली हम इन्हें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अकाउंटिंग है वो हमें कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प करती है। कंपैरेटिव स्टडी, जैसे आपको रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है आपके सितंबर में कितने मार्क्स आए, दिसंबर में कितने मार्क्स आए, अब कितने आए, कंपैरिजन कर सकते हो ना। ऐसा ही बिजनेस में भी होता है, हम अपने बिजनेस की दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अपने ही बिजनेस के पिछले सालों के प्रॉफिट जो है उनकी इस साल के प्रॉफिट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे रिकॉर्ड होंगे। तो अगर रिकॉर्ड नहीं है तो हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, इन चीजों का हम पता नहीं लगा सकते। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे फिक्स करने में हेल्प मिलती है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस काम को करने के लिए, ये हम बता सकते हैं बिजनेस के में। क्योंकि हमने कल भी एक एग्जांपल दिया था कि परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अगर टाइम पे परचेज नहीं हो रही तो उसका रीजन क्या है, फाइनेंस वाले ने टाइम पे फाइनेंस नहीं अवेलेबल करवाया, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है उस काम के पीछे, ये हम बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं हमारे जिनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अकाउंट्स जो रिकॉर्ड है वो हमें उस टाइम भी हेल्प आएगा जब हम बिजनेस को बेचने लग रहे हैं। जैसे हम दुकान कर रहे हैं, दुकान में मुझे ये पता है कि मेरे पास स्टॉक कितने का है,
तो मैं दुकान को बेचते टाइम उस स्टॉक की वैल्यू लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर स्टॉक का ही नहीं पता, रिकॉर्ड ही नहीं है मेरे पास स्टॉक का, तो मैं सेल करते टाइम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लगा सकता। एक बिजनेस को जब सेल किया जाता है तो बिजनेस को पता होता है मेरे पास 4 बिल्डिंग है, 4 ट्रक है, मेरे पास 10 लाख की मशीन पड़ी है, 50,000 का फर्नीचर है, इस तरह से उसे चीजों को पता है। तो बिजनेस को आसानी से कैलकुलेट करके वैल्यू उसकी आसानी से क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। तो बिजनेस को जब सेल किया जाता है तो उस टाइम पे ये रिकॉर्ड जो है हमें हेल्प कर देते हैं। तो ये वेरियस एडवांटेजेस थी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। कमियां क्या है? सबसे पहली कमी, डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। अभी हमने कहा कि अकाउंटेंसी क्या करती है, गाइडलाइंस का काम करती है, मार्गदर्शन कर रही है, प्रिंसिपल बता रही होती है। तो ये जो अकाउंट्स बनाए हैं वो प्रिंसिपल्स पे बेस है, कुछ रूल्स के ऊपर बेस है। जैसे एक रूल है कि अपने असेट्स को हिस्टोरिकल वैल्यू पे दिखाना है, तो आप चाहकर भी उसे मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखा सकते। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि अगर आपको कोई चेंज लाना है, कुछ बदलाव करना है, तो आप इन रूल्स को तोड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी कमी है। नंबर 2, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट या इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, इन्फ्लुएंस भी कह सकते हो, प्रभावित होना। पर्सनल जजमेंट होता है सोचने का तरीका, डिसीजन लेने की क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है। हर किसी के सोचने की तरीका जो है, थ्योरी जो है अलग है। अब अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सपोज मैंने कोई बुक ले ली है, ये बॉडी ले लिया या कोई मशीन ले लिया है, तो एक अकाउंटेंट को लगता है कि ये मशीन 10 साल चलेगी, दूसरे अकाउंटेंट को लगता है ये मशीन 15 साल चलेगी। अब जिसने 10 साल सोचा है वो उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, जिसने 15 साल सोचा है वो 15 साल के अकॉर्डिंग उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। दोनों की क्या है, थिंकिंग, जजमेंट अलग अलग है, और उस वजह से हमारे रिकॉर्ड में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है थर्ड, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नॉट रिपोर्टेड, इग्नोर्ड। अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो किया जाता है। जिन चीजों को हम मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के, सिर्फ उन्हीं को लिखा जा रहा है। जो क्वालिटेटिव है उस अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता। जैसे गुड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द ओनर, उनको कहीं नहीं शो किया जाता। वर्कर्स के एफर्ट्स जो है उनको कहीं शो नहीं किया जा रहा, पॉलिसीज को कहीं शो नहीं किया जा रहा। और यहाँ पर सिर्फ उन चीजों को मेजर किया जाएगा, उन चीजों को लिखा जाएगा जो क्या है बिजनेस में मनी के फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। इस अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ी कमी है। नंबर 4, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, दिखावा। बिजनेस जो होते हैं दिखावे में विश्वास करते हैं। बहुत से बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपनी मार्केट में रेपुटेशन बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए, इमेज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो एक्चुअल पोजीशन थी, वो नहीं दिखाते वो मार्केट में। जैसे साल के एंड में बिजनेस ने कुछ स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीद लिया है, वो उसको शो ही नहीं करते अपने बुक्स में, क्योंकि अगर वो स्टॉक को शो करेंगे तो उनका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए वो उस चीज को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, ये सबसे बड़ी कमी है। ऐसे ही आपने कुछ देखा होगा मार्केट में, कभी भी बिजनेस की जो ग्रोथ है उसी को दिखाया जाता है, उसके फेलियर को कभी नहीं शो किया जाता। रियलिटी है ये, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग जो होती है हमारे जो बिजनेस है उसकी सबसे बड़ी कमी है। इसके अलावा फोरकास्टिंग नॉट पॉसिबल। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर के बारे में पहले से अनुमान लगाना। तो फोरकास्टिंग करते हैं, बिजनेस के जो रिकॉर्ड होते हैं उनके बेस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। लेकिन प्लानिंग सक्सेसफुल होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो पास्ट पे बेस्ड है, और फ्यूचर क्या होता है हमारा अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। क्या पता कब क्या बदलाव आ जाए, क्या चेंज हो जाए, तो उसके बेस पे हमारी जो प्लानिंग की हुई है वो फेल हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो रिकॉर्ड है उन पे टोटली
पूरा का पूरा हम क्या करें, पूरा कंसंट्रेट करके प्लानिंग करेंगे, जो फिक्स होगी वो क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। ये कहना पॉसिबल नहीं है कि जो हमने अनुमान लगाए हैं, फोरकास्टिंग किया, वो सक्सेसफुल होगी। तो ये सबसे बड़ी एक कमी है। इसके बाद इसका लास्ट स्टेप अगर हम बात करें, क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अकाउंट में हमें बिजनेस की सिर्फ अभी हमने बताया क्वांटिटेटिव अप्रोच का ही पता लग रहा है, और बिजनेस से जुड़ी हुई बाकी जो अप्रोचेस हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच है, जो बिजनेस के रिलेशंस हैं, गुड रिलेशंस हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इमेज जो है, उनका हमें पता नहीं लग पाता। तो यहाँ पर हमें इस चीज का पता ही नहीं लग रहा, क्वालिटेटिव अप्रोच का पता ही नहीं लग रहा। तो ये भी क्या है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अकाउंट्स की क्या है, कमी है। तो ये हमारे टॉपिक्स था, वेरियस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कि एक अकाउंट में क्या होना चाहिए, कम से कम क्या उम्मीद की जाए कि अकाउंट में ऐसा तो हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कि अकाउंट के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होना चाहिए एक आइडियल अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले कहते हैं रिलायबल होना चाहिए। अकाउंट जो है वो रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, लोग आसानी से उसके ऊपर क्या कर सके, विश्वास कर सके। पहली विशेषता ये होना जरूरी है। और लोग विश्वास उस चीज पे करते हैं जिस चीज का प्रूफ हो, एविडेंस हो। तो ये विशेषता हमें ये कहती है, ये फीचर हमें ये कहती है कि जब भी आप किसी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करो, उसके आपके पास एविडेंस होने चाहिए। यानी कि जैसे गुड्स खरीदते हैं तो उसके बिल होने चाहिए हमारे पास, वाउचर होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट है तो कोई भी उसके ऊपर यकीन कर सकता है। इंफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, रिलायबल, जिसपे लोग आसानी से यकीन कर सके। ब्लाइंड फेथ जिसे हम कहते हैं, तो उनके बिहार पे कर सकते हैं। सेकंड, रेलेवेंट होना, अनुरूप होना, एक जैसा होना। अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स हैं वो सबको एक जैसा मीनिंग देने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ और नजर आ रहा है, दूसरे पर्सन को कुछ और दिखाया जा रहा है, थर्ड पर्सन को कुछ और दिखाया जा रहा है। इंफॉर्मेशन जो है सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, सबको एक जैसा मीनिंग देने वाली होनी चाहिए, तभी हम उसे आइडियल अकाउंटिंग, आइडियल अकाउंट्स कह सकते हैं। नंबर 3 जो है हमारा, वो है कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब जिसमें कंपैरिजन किया जा सके। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो अपने बिजनेस के दूसरे बिजनेस के साथ या अपने ही बिजनेस की इंफॉर्मेशन को अपने बिजनेस की प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ कंपैरिजन कर सके, तुलना कर सके। ऐसा नहीं है कि हमने रिकॉर्ड बना दिया, हमारी रिकॉर्ड्स की पॉलिसीज जो है बनाने का तरीका अलग है और दूसरों का अलग। पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, ऐसी रिकॉर्ड्स ऐसे हों जो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन करने में हेल्प कर सके। नंबर 4, अंडरस्टैंडेबल। समझने योग्य। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इजी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यानी कि लोगों को आसानी से समझ आ सके। क्योंकि हर किसी का नॉलेज लेवल क्या है, डिफर है। तो ये कम नॉलेज वाले पर्सन को भी और ज्यादा नॉलेज वाले को भी सबको आसानी से समझ आ जाना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कोर्स में कि वो अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए, रिपोर्ट कार्ड्स में क्या होता है, आपके पेरेंट्स के लिए ग्रेडिंग सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, मार्क्स लिखे होते हैं। तो पर्सन टू पर्सन जो होता है, जैसी नॉलेज है वो उसके अकॉर्डिंग उस चीज की वैल्यू समझ सकता है। सेम ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर क्या है, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो इजी होनी चाहिए, लैंग्वेज हाई नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उसे लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आप रिलायबल को फेथफुल भी कह सकते हो। फेथफुल होना, इंफॉर्मेशन फेथफुल होनी चाहिए, ये पे यकीन किया जा सके। तो ये आज हमने डिस्कस किया। इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यहाँ पर समाप्त होता है, एंड होता है। इस चैप्टर में
अब तक आपने जो कंसेप्ट समझे वो क्या क्या थे, मैं एक बार आपको दोबारा से रिकैप कर देता हूँ, बता देता हूँ। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द नीड ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, accountancy, what are the difference between bookkeeping and accounting and accountancy, various users of accounting information, various field of accounting, advantages, disadvantages of accounting, qualitative characteristics of accounting, ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। तो आज हम अपनी क्लास में यहीं पे इस टॉपिक का एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने दोबारा होंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपकी इस क्लास से रिलेटेड या इस टॉपिक से